हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस, बताना इसमें कमेंट सेक्शन में। और ये हमारा 6 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में 6th वीडियो होगी ये। आज हम डिस्कस करेंगे जब भी हम स्टॉक मार्केट में जाके कोई शेयर खरीदते बेचते हैं तो हम किससे शेयर खरीद रहे हैं और किसको बेच रहे हैं, किस तरीके से प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, क्यों फ्लक्चुएशन आती है, कैसे हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द 6th चैप्टर, द स्टॉक मार्केट्स। अब आईपीओ प्रोसेस हमने पिछली 2 वीडियोस में समझ लिया है। समझा है हमने कि कैसे जाके एक एक सेकंड कि कैसे एक कंपनी प्राइमरी मार्केट से पैसा रेज करके कैसे वो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में और कैसे फिर वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बनती है। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं और रीजंस देखेंगे उसके सारे। ये 2 अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, एक इसमें से बायर है, एक सेलर है। ये बाय करना चाह रहा है और ये बेच रहा है। तो समझते हैं। तो व्हाट रियली इज स्टॉक मार्केट? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होती है एक। एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि इन्फोसिस का एग्जांपल लिया है इसमें। ये थोड़ा सा पुराना डॉक्यूमेंट है तो इसमें एग्जांपल से समझते हैं हम। इन्फोसिस में एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट में कुछ क्विटिंग चल रही थी 2013-14 के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये इंटरनल रीजंस डिस्टर्बेंस चल रही थी जिसके कारण मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट था और इन्फोसिस का शेयर प्राइस 3500 से टूट कर 3000 पर आ गया था। तो अब हमने जब ऐसा कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट आती है किसी भी कंपनी के लिए तो स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट करते हैं। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 2 ट्रेडर्स हैं, T1 और T2। T1 का व्यू पॉइंट ये है कि जो इन्फोसिस का शेयर है वो अभी और गिरेगा क्योंकि इन्फोसिस अपने लिए एक नया सीईओ नहीं फाइंड कर पा रही। तो T1 के हिसाब से सेलिंग एक सही ऑप्शन रहेगा इन्फोसिस की स्टॉक को लेके। T2 हावेवर, T2 सोचता है कि ये जो इन्फोसिस का शेयर प्राइस है इसने ओवर रिएक्ट किया है इस सिचुएशन को, क्योंकि सक्सेशन इतनी बड़ी कंपनी का, जो कि एक ग्रेट लीडर है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो एक अच्छा लीडर अपनी कंपनी के लिए ढूंढ ही लेगी। तो अभी का जो ये फॉल है जो 3000 रुपये पे इन्फोसिस आया है, ये प्राइस बढ़ जाएगा इसका। T2 का ये एक व्यू है। तो T2 बन गया है बायर और T1 बन गया है सेलर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3000 रुपये पे T1 सेलर है और T2 बायर है इन्फोसिस के स्टॉक का। अब दोनों T1 और T2 ऑर्डर्स लगाएंगे सेल के और बाय के अपने अपने हिसाब से। स्टॉक ब्रोकर का क्या काम है, ये रूट करेगा इस ट्रांजैक्शन को स्टॉक एक्सचेंज पे और स्टॉक एक्सचेंज का ये ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करेगा कि ये T1 और T2 के ऑर्डर्स मैच हो जाए और ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। ये प्राइमरी जॉब है स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट is a place where market participants can access any publicly listed company and trade their viewpoint as long as there are other participants who are having opposing viewpoint। मतलब अगर मुझे कोई कंपनी का, जैसे ये इन्फोसिस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे लगता है कि भाई ये जो इसके सीनियर मैनेजमेंट वाली जो न्यूज़ है ये कोई इतनी टिकने वाली नहीं है और एक अच्छा लीडर इनको मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पर बायर हूँगा और कोई ना कोई बंदा इस न्यूज़ से घबरा के बेचने वाला भी होना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो यही कहलाती है मार्केट। अब व्हाट मूव्स अ स्टॉक, क्यों किसी भी स्टॉक में मूवमेंट आती है, तो इसका हम कंटिन्यू करते हैं उस एग्जांपल को और अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टॉक्स एक्चुअली मूव कैसे करती हैं। तो हमने इमेजिन किया कि हम एक मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और ट्रैक कर रहे हैं हम इन्फोसिस की मूवमेंट को। 10 बज रहे हैं सुबह के, 11 जून का डेट है, 2014 में बैठे हुए हैं हम और इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है 3000 रुपये पे। मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट लाई है कि उन्होंने एक न्यू सीईओ फाइंड आउट कर लिया है, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं, कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि ये कंपनी को और ग्रेटर हाइट्स पे लेके जाएंगे। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने कैपेबिलिटीज़ पे सीईओ की, और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ लेके आएंगे कंपनी के लिए। तो अब 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि हाउ विल द स्टॉक प्राइस ऑफ इन्फोसिस रिएक्ट टू द न्यूज़। सेकंड, इफ़ यू वर टू प्लेस एन ऑर्डर, प्लेस अ ट्रेड ऑन इन्फोसिस, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाट वुड यू बी अ सेलर और अ बायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि स्टॉक का प्राइस मूव
करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्फोसिस का जो लीडरशिप इशू था वो फिक्स हो चुका है। अब उन्होंने एक नया लीडर ढूंढ लिया है अपने लिए। तो अब ये एक एग्जांपल है ट्रेड फ्लो की। इसमें हम ये देखेंगे कि 10 बजे जब वो न्यूज़ आई है कि हमने एक नया लीडर ढूंढ लिया है, तब इन्फोसिस का शेयर प्राइस था 3,000 पे और सेलर बेचना चाह रहा है 3,002 रुपये पे। बायर आया, बायर ने 3,002 पे ख़रीद लिया। 10 बज के 1 मिनट पे 3,002 लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। सेलर चाहता है कि 3,006 रुपये में निकल जाए, बायर उस पर भी आके ख़रीद लेता है। फिर ऐसे 5 मिनट, 10 बज के 5 मिनट पे जो इन्फोसिस का शेयर प्राइस था वो बढ़कर हो चुका है 3,016 रुपये और बायर अभी भी आके इसको ख़रीद रहा है। तो सेलर जिस भी प्राइस पे बेचना चाह रहा है, बायर आ रहा है और ही इज़ विलिंग इनफ टू पे द प्राइस। तो स्टॉक प्राइस 16 रुपये बढ़ गया है इन अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। इससे ज़्यादा भी हो जाता है कई बार ये थोड़ा अनरियलिस्टिक भी लगेगा आपको सिचुएशन, बट ऐसा हो जाता है मार्केट में। जब भी कोई इस तरीके की न्यूज़ आती है तो इस तरीके का प्राइस फ्लक्चुएशन हम देख सकते हैं। तो इस केस में लीडरशिप इशू फिक्स हो चुका है और सेकंड जो है, एक्सपेक्टेशन है न्यू लीडर से, न्यू सीईओ से, कि ही विल स्टेयर द कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स। तो अब सेम डे क्या होता है, 12:30 बजे के अराउंड नैसकॉम, जो हमारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है, तो इनकी एक स्टेटमेंट आ जाती है जो कि जो कि ये बोलती है, नैसकॉम ने एक स्टेटमेंट लेके आई है उसी दिन को जिस दिन ये इन्फोसिस का सीईओ अपॉइंट हुआ है। सेम डे 12:30 बजे नैसकॉम की स्टेटमेंट आती है कि कस्टमर्स आईटी बजट सीम्स टू हैव कम डाउन बाय 15%। कि जो भी कस्टमर्स हैं, जिनको आईटी सर्विसेज के कस्टमर्स होते हैं, जो उनका जो बजट है वो 15% से कम हो चुका है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है पूरी ही आईटी इंडस्ट्री के लिए। तो अब समझते हैं हम इस चीज़ को कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 12:30 बजे तक जो इन्फोसिस का शेयर प्राइस था वो 3,030 रुपये पे आ गया था। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन, जो ये नैसकॉम वाली स्टेटमेंट आई है, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी इन्फोसिस को। अगर आपको कोई इस टाइम पे एक नया ट्रेड लेना होता तो आप क्या ट्रेड लेते। सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या होगा बाकी अदर आईटी स्टॉक्स को जो मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। तो जो ऊपर ये क्वेश्चंस है, इनके एग्जांपल काफ़ी सिंपल हैं, बट उससे पहले हम एक बार नैसकॉम की जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यही है कि इन्होंने ये बोला है कि जो आईटी कस्टमर्स हैं, जो आईटी सर्विसेज जो मतलब एक्सप्लॉयट करते हैं, उनका जो बजट है वो श्रिंक करेगा 15% से। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं हुई आईटी इंडस्ट्री के लिए। तो अब ट्राई करते हैं, आंसर करते हैं इन क्वेश्चंस को कि हाउ डज़ दिस न्यूज़ इम्पैक्ट इन्फोसिस। तो इन्फोसिस बीइंग अ आईटी लीडर, इट विल रिएक्ट टू द न्यूज़ और लाइकली सिनेरियो ये है कि इस न्यूज़ पे नेगेटिवली रिएक्ट करेगा इन्फोसिस का शेयर। तो 3,030 रुपये जब है और मैं एक नया ट्रेड बनाने के लिए बैठा हूँ अगर, तो ये एक सेल का ही ट्रेड होगा, बाय का ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। फिर दूसरा, इंफॉर्मेशन रिलीज बाय नैसकॉम, वो पूरी इंटायर आईटी इंडस्ट्री के लिए एक नेगेटिव है। तो ऑल द आईटी कंपनीज आर लाइकली टू विटनेस अ सेलिंग प्रेशर। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, सो एज यू नोटिस, ठीक है, रिएक्शन ट्रांसलेट्स टू प्राइस मूवमेंट्स। अब जो ये न्यूज़ आई थी, दो न्यूज़ आई हैं। एक अच्छी न्यूज़ थी इन्फोसिस के लिए, जिसने उसके शेयर प्राइस को 3,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया 3,030 रुपये। और एक नैसकॉम के द्वारा जो एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, उसके कारण अब ये थोड़ा सा डाउन साइड जा सकता है। तो अब हमने समझा कि न्यूज़ और इवेंट्स ट्रिगर करते हैं प्राइस मूवमेंट्स को। अब एक काफ़ी प्रैक्टिकल और वैलिड क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि अगर किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है तो उसमें किस तरीके से फिर प्राइस अप डाउन जाता है। कि अगर कोई न्यूज़ नहीं आ रही तो फिर तो प्राइस मूव ही नहीं करना चाहिए। बट इसका आंसर हम दोनों येस और नो में ले सकते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कि कोई न्यूज़ नहीं आई है, दो अलग अलग कंपनीज़ हैं, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एक है श्री लक्ष्मी शुगर। तो रिलायंस वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है पूरी इंडिया में। तो अब इसके अराउंड न्यूज़ हो या ना हो, बट जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको ख़रीदने बेचने के लिए हमेशा एक्टिव रहेंगे ही। तो इसका प्राइस कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। सेकंड,
सेकंड जो है श्री लक्ष्मी शुगर, ये रिलेटिवली अननोन है थोड़ी कंपनी, तो ये हो सकता है कि जब तक इसके अराउंड कोई बड़ी न्यूज़ ना आए तो ये बड़ी बायर या सेलर्स को ना इनवाइट करें। बट जो इसमें प्राइस मूवमेंट आएगा वो हो सकता है कि डे टू डे बेसिस पे ज़्यादा ना होके और ये थोड़ा सा रेंज बाउंड होके चलता हो शेयर। तो समराइज़ करने के लिए यही है कि प्राइस मूव करता है किसी न्यूज़ या इवेंट के बेसिस पे, एक सेकेंड, न्यूज़ या इवेंट के बेसिस पे, या फिर डायरेक्टली ये फिर लिंक हो सकता है किसी भी ऐसी न्यूज़ से जो एक इकॉनमी को एज अ होल इम्पैक्ट करने वाली हो। फॉर एग्जांपल जैसे जब हमारे मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो ये काफ़ी पॉजिटिव एक न्यूज़ मानी गई थी हमारी शेयर मार्केट्स के द्वारा, और ये काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट इन्होंने दिखाया है जब से मोदी जी आए हैं। इन सम केसेस देर आर नो न्यूज़ बट डिमांड एंड सप्लाई के कारण कुछ स्टॉक्स जैसे कि हमारा रिलायंस है इस तरीके के होते हैं कि जिसके लिए हर टाइम बायर और सेलर मार्केट में प्रेजेंट होता है। तो बेशक न्यूज़ हो या ना हो, डिमांड एंड सप्लाई भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे स्टॉक प्राइस मूव करता रहता है। आगे चल के हम ये डिमांड सप्लाई रेजिस्टेंस सपोर्ट सब सीखेंगे, अभी के लिए एक बेसिक्स थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाउ डज़ अ स्टॉक गेट्स ट्रेडेड। तो हमने अगर डिसाइड किया है कि हमने 200 शेयर लेने हैं इन्फोसिस के 3,030 रुपये पे और 1 साल के लिए उसको हम होल्ड करेंगे, तो ये एक्चुअली कैसे वर्क करेगा, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है इसको बाय करने की, और व्हाट विल हैपन आफ्टर वी बाय इट। तो लकीली देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस फेयरली वेल इंटीग्रेटेड, काफ़ी अच्छे आपके ब्रोकर्स हैं, काफ़ी अच्छी आपको सर्विसेज मिल रही हैं आज की डेट में। तो अपने डिसीजन पे कि आपने इन्फोसिस बाय करना है, आप जाओगे लॉगिन करोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो किसी भी ब्रोकर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया, आपका एंजल वन हो गया, धन हो गया, जीरोधा हो गया, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं आज की डेट में। वहाँ पर जाके आप बाय ऑर्डर लगाओगे इन्फोसिस का। वंस यू प्लेस ऑर्डर टिकट जनरेट होती है, वो ये सारी डिटेल्स कंटेन करती है कि डिटेल्स ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू विच द ट्रांजैक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि कौन बंदा है जो ये खरीदना चाह रहा है। प्राइस, किस प्राइस पे आप इन्फोसिस को बाय करने वाले हो, जो इस केस में 30 है, 3,030 रुपये है। नंबर ऑफ़ शेयर्स कि कितने शेयर्स आपको चाहिए। तो बिफोर द ब्रोकर ट्रांसमिट्स दिस टू द एक्सचेंज, उसके पास पहले उसको ये इंश्योर करना होगा कि हमारे पास सफिशेंट मनी है इन शेयर्स को बाय करने के लिए। इफ़ येस, अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में इतना पैसा है कि हम ये शेयर्स बाय कर पाएँ 200 शेयर्स, तो एक टिकट जनरेट होती है और ये स्टॉक एक्सचेंज के पास भेजी जाती है। फिर ये एक ऑर्डर मैचिंग एल्गोरिदम है जो स्टॉक एक्सचेंज अपने एंड पे चलाता है, और ये ट्राई करता है कि एक सेलर हमें ऐसा मिल जाए, या तो एक सेलर मिल जाए या कई सेलर ऐसे मिल जाए जो हमारे 200 शेयर के ऑर्डर को फुलफ़िल कर दें 3,030 रुपये पे। अब ये सेलर एक बंदा भी हो सकता है जो पूरे 200 शेयर दे रहा है, ये 10 बंदे भी हो सकते हैं जो 20-20 शेयर दे रहे हैं, या फिर ये कोई 2 बंदे भी ऐसे हो सकते हैं जो 1 शेयर और 199 शेयर्स रिस्पेक्टिवली दे रहे हैं हमें। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे लिए इतने मैटर की बात नहीं है। हमें ये देखना है कि 200 शेयर्स 3,030 रुपये का हमारा जो ऑर्डर हुआ है, इसके लिए हमें कोई सेलर मिल जाए, और वो इंश्योर करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो वंस द ट्रेड इज़ एग्जीक्यूटेड, जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स हैं, ये हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और सेलर के, जिससे भी, चाहे वो 1 सेलर हो, चाहे वो 10 सेलर हो, चाहे वो 50 सेलर हो, उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद व्हाट हैपन्स आफ्टर यू बाय अ स्टॉक, इसके बाद ये है कि ये शेयर्स आएंगे, रिसाइड करेंगे हमारे डीमैट अकाउंट में, और हम अब एक पार्ट ओनर हो गए हैं इस कंपनी के। इस एग्जांपल के थ्रू इतने % स्टेक है हमारा इन्फोसिस में। अब बाय वर्च्यू ऑफ ओनिंग दीज शेयर्स कुछ प्रिविलेजेस हैं जो हमें मिलेंगी, फॉर एग्जांपल डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, राइट इशू, वोटिंग राइट्स। तो ये सब हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। अब होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे कैसे हम सेग्रीगेट करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। तो होल्डिंग पीरियड को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे द पीरियड थ्रू आउट द विच यू इंटेंड टू होल्ड अ स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्फोसिस का शेयर ले रहा हूँ और इसको अगले 5 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो मेरा होल्डिंग पीरियड हो गया 5 ईयर्स। सिंपल। वॉरेन बफेट एक लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, काफ़ी फेमस हैं। इनसे एक बार पूछा गया था कि आपका सर फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या है, तो इन्होंने रिप्लाई किया फॉर एवर।
ये कर सकते हैं, इस तरीके की बातें हमें भी करनी चाहिए। अर्लियर एग्जांपल था हमारा कि इन्फोसिस का जो स्टॉक प्राइस था वो 3,000 रुपये से मूव करके 3,016 रुपये पे आ गया था 5 मिनट के अंदर अंदर। वेल, दिस इज़ नॉट अ बैड रिटर्न। 5 मिनट में अगर आपने इतना रिटर्न बना लिया है तो ये बुरा नहीं है, बट इसका हम देखते हैं कि किस तरीके से ये है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करें। अब हर चीज़ हमने समझ लिया है, बेसिक्स हमारे क्लियर हैं। उसके बाद जो असली गेम आती है वो है जनरेट करना एक रीज़नेबल नंबर ऑफ रिटर्न, रीज़नेबल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी। तो अगर आपके ट्रेड ने जनरेट किया है अच्छा रिटर्न, तो आपके जितने भी पाप हैं जो आपने स्टॉक मार्केट में किए हैं वो फॉरगिवन है। और यही बात मैटर ज़्यादा करती है कि आप रिटर्न कैसा बना रहे हो। तो रिटर्न्स जनरली एक्सप्रेस किए जाते हैं एनुअल टर्म्स में, बट अलग अलग टाइप के रिटर्न्स भी होते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न है, ये रिटर्न वो है जो हम एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हैं। इसका ये है कि हमने 3,030 रुपये पे बाय किया है और बेचा है 3,550 रुपये पे, तो हमने कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट किया। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि एंडिंग पीरियड वैल्यू जो कि हमारी 3,550 रुपीज़ है, और स्टार्टिंग पीरियड वैल्यू विच इज़ 3,030 -1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल के आता है 17%। तो 17% का रिटर्न कोई बुरा नहीं है, बट एब्सोल्यूट रिटर्न थोड़ा सा मिसगाइडिंग होता है। हमने जो रिटर्न्स के लिए चीज़ देखनी है वो है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, ये जो है ये रिटर्न हमारा कैलकुलेट किया जाता है पूरे ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला ये है, CAGR का फार्मूला है CAGR इज इक्वल टू एंडिंग पीरियड विच वॉज 3,550, बिगिनिंग वैल्यू विच वॉज 3,030 टाइम्स 1 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स -1। तो इस एग्जांपल में हमारा 3,550 डिवाइडेड बाय 30 टाइम्स 1/2, यहाँ पे हमारा होल्डिंग पीरियड 2 साल का था कि हमने ये 3,030 पे बाय किया है और हमने इसको 2 साल के लिए होल्ड किया और इसको 3,550 पे बेचा। तो अब यहाँ पे हमारा CAGR जो निकल के आ रहा था, इस एग्जांपल में जो हमने एब्सोल्यूट रिटर्न निकाली वो हमारी 17.6% की थी, बट जब हम इसको CAGR की टर्म्स में देखेंगे तो ये थोड़ी कम निकल के आएगी, विच इज़ क्लोज टू 8.2%। तो यहाँ पे जहाँ हमें FD में 8.5% के अराउंड रिटर्न मिलता है, 8.2% रिटर्न कोई अच्छा नहीं है, अनअट्रैक्टिव है। तो जब भी आप लंबे टाइम के लिए, मल्टीपल ईयर्स के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स को ना देखकर आपको CAGR में देखना चाहिए। उससे आपको एक क्लियर पिक्चर निकल के आती है कि आपने एक्चुअली कितना निकाला है रेट ऑफ रिटर्न। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें CAGR का कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इन्फोसिस जैसे हमने 3,030 रुपये पे लिया और इसको 3,550 में हमने बेचा 6 महीने के अंदर अंदर। तो इसमें क्या है, 6 महीने के अंदर अंदर जब हम इसको बेच रहे हैं तो CAGR वाइज जब हम इसको निकालेंगे, 1 साल के अंदर 6 महीने के पीरियड निकल के आएंगे। तो जो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न था वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और हमारा CAGR निकल के आएगा 34.32। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अगर हम 6 महीने में 34% निकाल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। अब नेक्स्ट देखना है कि आप कहाँ फिट हो रहे हो। हर मार्केट पार्टिसिपेंट का अपना ही एक यूनिक स्टाइल होता है। कुछ होते हैं ट्रेडर, कुछ होते हैं इन्वेस्टर। आप भी बताना, आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, या फिर क्या बनना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो। ट्रेडर जो होता है उसका जो व्यू होता है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम का होता है। ये अपनी टोज़ पे रहता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, चार्ट्स देखेगा, लेवल्स देखेगा, और लॉन्ग और शॉर्ट जाने के लिए इसके व्यूज़ जो होते हैं वो अनबायस्ड होते हैं। इतना फंडामेंटल्स पे, न्यूज़ पे इतना फोकस नहीं करते। पूरी ट्रेडिंग ट्रेडर्स की जो होती है वो बेसिकली चार्ट्स के हिसाब से, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ही होती है। अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स हैं। एक होते हैं डे ट्रेडर। डे ट्रेडर का क्या होता है, ये जैसे ही दिन की शुरुआत होती है वहाँ पर ये अपनी पोजीशन को इनिशिएट करते हैं और क्लोज करके जाते हैं अपनी पोजीशन को ड्यूरिंग द डे ही। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं अपनी पोजीशन को, रिस्क अवर्स होते हैं। ओवरनाइट रिस्क लेना इन्हें पसंद नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 100 शेयर बाय करेंगे TCS के 2,212 रुपये के रेट पे 9:15 बजे, और 2,220 रुपये पे 3:20 पे इसको बेच देंगे। पूरे दिन में प्रॉफिट बनाया 800 रुपये का। तो डे ट्रेडर पूरे दिन में 5 से 6 स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स भी टाइप ऑफ अ डे ट्रेडर ही है। ये क्या करते हैं, जनरली काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बट इनका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है। बहुत छोटे टाइम के लिए होल्ड करते हैं और बहुत छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कैल्पर आएगा 10,000 शेयर्स बाय करेगा TCS के 2,212 रुपये पे 9:15 बजे, और 2,212.1 रुपये पे इसको बेच देगा 1 मिनट के अंदर अंदर ही। तो 10,000 क्वांटिटी ली थी, 0.1%, 0.1 जैसे ही प्राइस में इंक्रीज़ हुआ, ये अपने 1,000 रुपये प्रॉफिट के बुक करके निकल जाएगा। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो हाईली रिस्क अवर्स होते हैं। थर्ड इन द सीरीज़ आते हैं स्विंग ट्रेडर। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। इनको कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना होता और इनकी पोजीशंस काफ़ी इजीली मैनेज की जाती हैं। ये क्या करते हैं, स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकते हैं अपनी पोजीशन में। कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक की इनकी पोजीशन होती है, कुछ महीनों में भी जाती है। फॉर एग्जांपल, 100 शेयर बाय करेंगे TCS के 2,212 रुपये के रेट पे 12 जून को, और इसको बेचेंगे 2,214 रुपये पे 19 जून को। तो मोटा मोटी 1 हफ्ते में इन्होंने सेल किया है 2 रुपये के प्रॉफिट पे। तो कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जॉर्ज सोरोस हैं, एड सेकोटा है, पॉल ट्रूडर जोन्स है, माइकल स्टीनहार्ट है, वैन के थार्प है। इन लोगों के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया करूँगा, एक सीरीज़ बनाऊँगा ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की, इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरीके से इन्होंने पैसा बनाया, वो सब भी हम आपसे शेयर करेंगे। इन्वेस्टर, नेक्स्ट आते हैं ट्रेडर के बाद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इज़ अ पर्सन हु बायज अ स्टॉक। एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रिसिएशन होगी स्टॉक प्राइस में। इनका जो वेटिंग पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है, कुछ सालों में इवॉल्व होता है, कि मतलब 5 से 10 साल, 20-20 साल भी लोग होल्ड करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। एक होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ग्रोथ इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं जिनसे ये कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो करेंगी, बिकॉज ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है या फिर कोई मैक्रो ट्रेंड इस हिसाब का चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ स्टॉक्स जिन्हें आप मानोगे वो आपकी हो जाएंगी सोलर की, रिन्यूएबल एनर्जी की, आपकी जितनी भी बैटरी वाली, मतलब बैटरी व्हीकल्स, ईवी वगैरह वाली जो स्टॉक्स हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर को लेके जितनी भी स्टॉक्स हैं वो सारी आपकी ग्रोथ वाली स्टॉक्स हैं। तो एक होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स। सेकंड इन द सीरीज आर वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये अच्छी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, बट ये उनमें तब एंट्री बनाते हैं जब वो बीटन डाउन हो या फिर उनका कोई ऐसा फेज़ चल रहा हो, बेशक वो अपने ग्रोथ फेज़ में हो या मेच्योर फेज़ में हो। मतलब इनकी कोशिश ये रहती है कि ये वैल्यूएशन वाइज जब कंपनी सस्ती हो रखी है ये तब बाय करें। फॉर एग्जांपल, LNT का एक टाइम था जब LNT 1200 के रेट से 690 पर आ गया था सितंबर 2013 में। तो उस टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टर्स ने इसको अक्यूमुलेट किया और 2013 सितंबर से लेके 2014 मार्च मई तक जो 690 वाला स्टॉक था वो 1440 चला गया। तो ये हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। कुछ फेमस इन्वेस्टर्स जो हैं, चार्ली मंगर हैं, पीटर लिंच हैं, बेंजामिन ग्राहम हैं, वॉरेन बफेट हैं। तो ये सब काफ़ी माने हुए इन्वेस्टर्स हैं। हमारे यहाँ भी आप देखोगे इंडिया में भी तो राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो आप किस टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट बनना चाहते हो, आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट, मतलब लास्ट स्लाइड पे इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा कि स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर आते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं, मतलब बाय सेल करते हैं अपने शेयर्स को। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स इलेक्ट्रॉनिकली। डिफरेंट ओपिनियंस मेक अ मार्केट। अलग अलग, कोई बेचना चाह रहा है, कोई ख़रीदना चाह रहा है, तो उसी से मार्केट मेकिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट करते हैं बायर और सेलर को मिलने में। न्यूज़ एंड इवेंट्स मूव स्टॉक प्राइसेस ऑन अ डेली बेसिस। Demand and supply mismatch also makes the stock price move. When you own a stock, you get corporate privileges जैसे कि बोनस, डिविडेंड्स, राइट्स, वोटिंग राइट्स, शेयर स्प्लिट्स, हर चीज़ का बेनिफिट आपको मिलता है। होल्डिंग पीरियड डिफाइन किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड विच यू होल्ड योर शेयर्स। मतलब 6 महीने, साल, हफ्ता, एक दिन, 5 मिनट, 15 मिनट। स्कैल्पर्स लोवेस्ट टाइम के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं और इन्वेस्टर्स हाईएस्ट टाइम के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करके बैठते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न्स को हमें कब यूज़ करना चाहिए, जब हमारा होल्डिंग पीरियड 1 साल या उससे कम है।
CAGR को हमें हमेशा ही CAGR यूज़ करना चाहिए वैसे तो, जब हमारी जो ग्रोथ है वो मल्टीपल ईयर्स में जा रही है, मल्टीपल ईयर्स के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो CAGR वाइज चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स डिफ़र करते हैं दो चीज़ों पे, एक तो रिस्क लेने की एबिलिटी और होल्डिंग पीरियड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।